दिल्ली के एक आलीशान घर में 5 से 6 बच्चे खेल रहे थे। आज संडे था, इसलिए यह सब मस्ती कर रहे थे। तभी उनको किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, रोमी, पाखी, दिव्या, राज, देवांश, बच्चों, कहाँ हो तुम सब? माना कि आज तुम सब की छुट्टी है, इसका मतलब यह नहीं कि बिना खाए पिए खेलते रहो। चलो, जाकर पहले नहाओ और खाना तैयार है, आके जल्दी से खाओ। जानते हो, आज हम सब बाहर घूमने जाएंगे। ये हैं इस घर की हेड, दादी माँ मिसेस कृष्ण सतीश रायचंद। दादी की बात सुनकर सबका मुंह बिगड़ गया था, क्योंकि सबको पता था दादी उन सबको अपनी सहेली के यहाँ ले जाएंगी, जहाँ उन्हें खेलने भी नहीं मिलेगा। वे सब कहीं नहीं जाना चाहते थे, इसलिए जल्दी से नहाने चले जाते हैं। उसके बाद सब नाश्ता करते हैं। नाश्ता उन्हें अंजलि जी दे रही थीं, क्योंकि अब सुबह के 11 बज रहे थे और उन सब ने नाश्ता कर लिया था। बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे थे और खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने कृष्णा जी से बोला था कि वे बच्चों को खाने के लिए बोलें, तो बच्चे, जो अपनी घर की हेड दादी माँ से डरते हैं, जल्दी से खेलना बंद कर देते हैं। और इस घर के आदमी लोग, मिस्टर सतीश रायचंद और उनके बेटे सुभाष रायचंद, तो ऑफिस जा चुके थे। उनका अपना बिजनेस है, उन्हें तो ऑफिस जाना ही पड़ा क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इधर बच्चों का नाश्ता हो चुका था और वे अपनी दादी के साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें होमवर्क करना है। बच्चों के लिए अलग से स्टडी रूम था, जिसमें अभी वे सब अपनी बुक्स लेकर बैठे थे। मैं मिलवाती हूँ आप सबको इस कहानी के किरदारों से। हमारी दादी माँ है कृष्णा रायचंद और हमारे दादाजी हैं सतीश रायचंद। उनके बेटे और बहू हैं सुभाष रायचंद और उनकी पत्नी अंजलि रायचंद। अब आप मिलिए इनके बच्चों से। इनके अपने बच्चे तो 3 ही हैं, उनका बड़ा बेटा राज, मझली बेटी पाखी और सबसे छोटा रोमी, जो बहुत नटखट है। अब आप सब सोच रहे होंगे बाकी के 2 बच्चे कौन हैं? तो देवांश हैं, इस घर के बड़े बेटे रितेश और उनकी पत्नी बिमला का बेटा। रितेश और बिमला जी का 3 साल पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए देवांश अभी भी काफी चुपचाप सा रहता है। पर उसके जीने की वजह है दिव्या। दिव्या, जो सतीश जी के जिगरी दोस्त की पोती है। दिव्या की कहानी भी काफी दुख भरी है। दिव्या केवल 3 साल की थी जब वह प्लेवे गई हुई थी, तो उसके घर में आग लग गई थी। उस आग में सारा सिंघानिया परिवार खत्म हो चुका था। पर दिव्या, जो प्लेवे गई हुई थी, इस मंजर से बच गई थी। और सतीश जी दिव्या को अपने घर ले आए थे। अब 2 साल हो चुके हैं, दिव्या यही रहती है और इस घर में सभी बच्चे बराबर हैं, चाहे वह दिव्या हो या देवांश। और हमारा हीरो देवांश दिव्या को तब से चाहता है, जब से दिव्या रायचंद पैलेस आई है। दिव्या अभी 5 साल की है, जबकि देवांश अब 8 साल का है। देवांश और राज एक ही क्लास में हैं। और दिव्या और पाखी एक ही क्लास में हैं। सबसे छोटा है हमारा रोमी, जो अभी 4 साल का है। अब कहानी आगे। देखते ही देखते शाम हो चली है और दादी अपनी सहेली के घर से वापस आ चुकी हैं। इस समय दादी और अंजलि जी किचन में आज रात का डिनर देख रही हैं और मेड उनकी हेल्प कर रही है। तभी उन सबको रोमी और पाखी के लड़ने की आवाज आती है। हे राम, क्या करें हम इन बच्चों का? खुद तो 5 मिनट में फिर से खेलने लगेंगे, पर हमें कुछ समय के लिए परेशान जरूर करेंगे, कहते हुए दादी ऊपर बच्चों के प्लेवे रूम की ओर जाती हैं। उनके पीछे ही अंजलि जी भी जाती हैं। वे देखते हैं कि प्लेवे रूम में रोमी और पाखी एक दूसरे को अपने खिलौनों से मार रहे हैं। रोमी, मोती, तूने मेरा फेवरेट खिलौना क्यों तोड़ा? पाखी, दादी और अपनी माँ को वहां देख छूट का रोना रोते हुए, ओह, मैंने तेरा खिलौना नहीं तोड़ा, तूने मेरा खिलौना तोड़ा है। ये मेरा खिलौना है। क्या हुआ, मेरी राजकुमारी? रो क्यों रही है? कहते हुए सुभाष जी भी वहां आ जाते हैं और पाखी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अपने पापा को देखकर रोमी, पाखी की शिकायत करते हुए कहता है, पापा, देखो ना, इस मोटी भैंस ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। सतीश जी, रोमी को अपनी गोद में उठाते हुए, बस इतनी सी बात है और हमारे 2 शैतान बच्चे ऐसे लड़ रहे हैं। चलो, आप सब। हम आप सबके लिए आइसक्रीम लाए हैं।
अब अच्छे बच्चे की तरह हंसकर बताओ, कौन आइसक्रीम खाएगा। इतना सुनते ही सब बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक उठी थी, खासकर दिव्या के चेहरे पर। दिव्या खुश होकर उछलते हुए बोलती है, सच में दादाजी, आप हमारे लिए आइसक्रीम लाए हैं। दिव्या की खुशी देख देवांश भी खुश हो गया था। तो दादाजी कहते हैं, हाँ, हम आप सबके लिए आइसक्रीम लाए हैं। सबके लिए चॉकलेट फ्लेवर और हमारी दिव्या के लिए बटरस्कॉच। इतना सुनते ही दिव्या जल्दी से बोलती है, चलो चलो सब चलते हैं। मॉम, आज आप मुझे मत रोकना। मैं इतने दिनों बाद अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाऊंगी। चूंकि दिव्या और देवांश के मॉम डैड नहीं हैं, तो ये दोनों सुभाष जी और अंजलि जी को ही मॉम डैड कहते हैं। तो अंजलि जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, चलो पहले खाना खाओ। उसके बाद सबको आइसक्रीम मिलेगी, वो भी जितनी आपको खानी है। इतना कहकर सब खुशी खुशी नीचे डाइनिंग हॉल में जाते हैं, जहां मेड सबके लिए डिनर लगा रही थी। सब खुशी खुशी अपने प्यारे बच्चों के साथ डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर करते समय सुभाष जी दिव्या और पाखी से बोलते हैं, दिव्या, पाखी, बच्चे, तुम दोनों कल अपने न्यू स्कूल जाओगे। क्या आप दोनों रेडी हो? सुभाष जी की बात सुनकर दिव्या बोलती है, जी पापा, हम दोनों ने अपनी सारी तैयारी कर ली है। कल से मैं और पाखी भी देवू और राज के स्कूल जाएंगे। दिव्या देवांश को देवू ही कहती है, जबकि अगर कोई और देवांश को देवू कहे तो वह बहुत गुस्सा करता है। पर जब दिव्या उसे देवू कहती है, तो देवांश को अच्छा लगता है। इसके बाद सुभाष जी और सतीश जी कुछ बिजनेस की बातें करने लगते हैं, जिससे दादी उन्हें घूर कर देखती हैं। तो वे दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं, क्योंकि दादी को डाइनिंग टेबल पर बिजनेस की बातें पसंद नहीं हैं और वे ठहरी इस घर की हेड, तो उनकी बात कौन टाले। ऐसे ही बातें करते करते सबका डिनर हो जाता है और सब सोने के लिए चले जाते हैं। अंजलि जी घर के सारे काम देखने के बाद ऊपर बच्चों के फ्लोर पर जाती हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ही 5 रूम्स हैं। सभी बच्चों को अलग अलग रूम दिया गया था ताकि वे एक दूसरे से लड़ाई न कर सकें। घर में जो चीज भी आती थी, सभी बच्चों के लिए बराबर आती थी। रायचंद परिवार अपने किसी भी बच्चे में फर्क नहीं करता है। अंजलि जी सबसे पहले देवांश के रूम में जाती हैं। देवांश सो रहा था और ऐसा अंजलि जी को लगा। उन्होंने प्यार से देवांश के माथे को चूम लिया और कमरे से बाहर आ गईं। उनके जाते ही देवांश ने आंखें खोल लीं। देवांश था तो काफी छोटा, सिर्फ 8 साल का बच्चा, पर वह दिखने में काफी मैच्योर था। वह दिखने में 14 से 15 साल का टीनेजर लगता था। अंजलि जी के जाने के बाद देवांश अपने बेड के साइड वाले नाइट स्टैंड से अपनी और दिव्या की फोटो उठा लेता है। यह फोटो देवांश के बर्थडे की थी, जिसमें दिव्या उसे अपने छोटे छोटे हाथों से केक खिला रही थी। देवांश दिव्या के चेहरे को एकटक देख रहा था, फिर वह दिव्या के चेहरे को अपने होठों से चूम लेता है और दिव्या और अपनी इस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता है। यह रोज का रूटीन था। रोज अंजलि जी सभी बच्चों को सोने से पहले उनके रूम में देखने जाती और सबसे पहले वह देवांश के रूम में जाती। उनके देवांश के रूम से निकलने के बाद देवांश दिव्या और अपनी तस्वीर को ऐसे ही देखते हुए अपने सीने से लगाकर सोता था। अंजलि जी देवांश के रूम से निकलकर दिव्या के रूम में जाती हैं और उसे सोते हुए देखकर उसके माथे को चूमकर उसको चादर से अच्छे से कवर कर बाहर आ जाती हैं। फिर अंजलि जी पाखी के रूम में जाती हैं और उसके भी माथे को प्यार से चूमकर बाहर आ जाती हैं। फिर अंजलि जी राज के कमरे में जाती हैं और उसके भी माथे को प्यार से चूमकर बाहर आ जाती हैं। फिर अंजलि जी सबसे बाद में अपने नटखट बेटे के कमरे में जाती हैं। उनका प्यारा बेटा रोमी पिलो के ऊपर सोया हुआ था। उसे ऐसे सोता देख अंजलि जी मुस्कुरा जाती हैं और उसे सही से सुलाने के बाद रूम से बाहर आ जाती हैं। फिर अंजलि जी अपने फ्लोर पर जाती हैं, सेकंड फ्लोर पर, जहां दादाजी, दादी जी और सुभाष जी अंजलि जी का रूम था। अंजलि जी अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ जाती हैं। तब सुभाष जी से बोलती हैं, सुभाष जी, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, हमारा परिवार कितना हरा भरा है। भगवान का दिया सब हमारे घर में है, बस कभी किसी की नजर ना लगे। अंजलि जी की बात सुनकर सुभाष जी कहते हैं, आप चिंता मत करिए, भाग्यवान सब ठीक ही रहेगा। और अब बिना कोई चिंता किए सो जाइए।
सुबह में मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सुभाष जी की बात सुनकर अंजलि जी उनके बाजू पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती हैं। तब सुभाष जी उनके सिर पर हल्की सी किस करके खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रात के करीब 1 बजे देवांश अपने रूम से बाहर निकलकर अपने साथ वाले रूम, जो कि दिव्या का है, में चला जाता है। अंदर जाकर देवांश देखता है कि दिव्या किसी बंदर के बच्चे की तरह डुबक कर सो रही है। तो वह दिव्या के बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। देवांश शुरू से ऐसा नहीं है। वह 5 साल की उम्र तक अपने मॉम डैड के साथ लंदन में था। लंदन में राइचेंड्स की ब्रांच है, जो कि पिछले कई सालों से वही लंदन में रह के संभालते थे। देवांश अपने मॉम डैड से बहुत अटैच था, लेकिन उसके मॉम डैड की मौत के बाद से उसको दिल्ली आना पड़ा था। वह अपने दादी दादा और चाची चाचा से इतना अटैच नहीं था। बात यह नहीं है कि उसके दादी दादा या चाची चाचा उससे प्यार नहीं करते, वह अपने बच्चों से भी ज्यादा देवांश को प्यार करते थे। आखिर देवांश इस घर का बड़ा वारिस था, पर उसका इतनी छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खोना उसके दिल में घाव कर गया था, इसलिए वह हमेशा चुपचाप सा रहता। पर जब से दिव्या इस घर में आई तो उसको अपनापन महसूस होता था। देवांश को दिव्या अपने जैसी लगती थी, जिसके माँ बाप उसे इस जाहिल दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। इसलिए देवांश हमेशा दिव्या का ख्याल रखना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। अगली सुबह 7 बजे एक मेड दिव्या के रूम आती है, तो वो दिव्या को उठाते हुए बोलती है, दिव्या बेबी उठ जाइए, आपका और पाखी बेबी का स्कूल का पहला दिन है आज। अब तक देवांश यहाँ से जा चुका था। वो दिव्या और बाकी सबके सोने के बाद दिव्या के रूम में आता था और सबके उठने से पहले अपने रूम में चला जाता था। दिव्या अलसाई आवाज में कहती है, रीना दीदी, क्या देवू और पाखी राज मुझे छोड़कर चले गए? तो उसके इतना कहते ही सुभाष जी अंदर आते हैं और दिव्या को अपनी गोद में उठाकर बोलते हैं, मेरी गुड़िया को छोड़कर कोई भी स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी गुड़िया तो सबको बहुत प्यारी है। दिव्या वैसे ही अलसाई आवाज में, पापा आप मुझे कितना प्यार करते हो, पर पाखी और राजदेवू यह सब तो मुझसे जलते हैं। सुभाष जी, और वो कैसे बेटा जी? दिव्या, क्योंकि आप मुझे उनसे ज्यादा प्यार करते हो। सुभाष जी, ये तो सही कहा, मेरी गुड़िया ने आपके पापा आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी वह दादी आती है, अरे तुम दोनों बाप बेटी का प्यार हो गया हो तो तैयार हो जा बेटा, चल आज तेरा पहला दिन है स्कूल का, अगर आज ही लेट हो गई तो धंध पड़ेगी। दादी की बात सुनकर दिव्या बोलती है, दादी वो तो हमारा ही स्कूल है, वहां मुझे कोई नहीं धंध सकता। तभी सुभाष जी, अच्छा बच्चू वो हमारा स्कूल है तो क्या हुआ, मैडम तो तुम्हें धंध सकती है, और अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहके और दिव्या के माथे को चूम कर सुभाष जी चले जाते हैं, तो मेड दिव्या को रेडी करने लगती है। बाकी सब भी रेडी थे। आज सुभाष जी खुद चारों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने वाले थे। दिव्या और पाखी तो बहुत एक्साइटेड थी न्यू स्कूल जाने के लिए, वहां उनके न्यू फ्रेंड्स जो बनेंगे। सब पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंजलि जी बच्चों से कहती है, पाखी दिव्या बच्चे तुम दोनों का पहला दिन है, कोई शैतानी मत करना बच्चे। और देवांश राज तुम दोनों इनका ख्याल रखना, ओके बच्चा। इतना कहकर वो चारों बच्चों का माथा बारी बारी से चूम लेती है। वहीं दादी और दादाजी कहते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा कर पढ़ना बच्चों। बच्चे बाय बाय बोलकर रायचंद पैलेस से निकल जाते हैं और सुभाष जी बच्चों को ड्राइवर के साथ उनके स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी एक स्कूल के आगे रुकती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिव्या, देवांश, राज और पाखी कार से निकले और सुभाष जी को बाय बोलकर स्कूल के अंदर जाने लगे। स्कूल को देखकर तो दिव्या और पाखी की आंखें चमक उठी थी। वो दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती हैं, तो देवांश और राज भी अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे दोपहर हो गई थी और अब छुट्टी का समय था, तो देवांश और राज दोनों पाखी और दिव्या की क्लास की तरफ आते हैं ताकि एक साथ घर जा सके। क्लास में आते ही वो देखते हैं कि दिव्या एक लड़की की चोटी पकड़कर खींचते हुए बोल रही थी, टीना तूने मेरा बैग क्यों गिराया? तू मुझे जानती नहीं है, ये स्कूल मेरे डैड का है। तो पाखी भी बोलती है, हाँ तूने ये सही नहीं किया, इसका बदला तो हम लेके रहेंगे। और वो दिव्या को कहती हैं,
तू छोड़ इसे, चल हम चले, नहीं तो देवांश और राज भैया आ जाएंगे। अगर उन्हें कुछ पता चला तो स्कूल के पहले ही दिन वो हमारी शिकायत घर पे कर देंगे। पाखी ने इतना बोला ही था कि उन दोनों को देवांश की आवाज सुनाई देती है। लिटिल बेबी, पाखी ये क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? देवांश दिव्या को लिटिल बेबी के नाम से बुलाता है। देवांश की आवाज सुनकर तो उन दोनों को बहुत डर लगने लगा था। तभी दिव्या अपना डर छुपाते हुए बोलती है, देवू इस लड़की ने मेरा बैग नीचे गिरा दिया था, देखो ना कितना गंदा हो गया है। जबकि देवांश को पता था कि उसकी लिटिल बेबी कितनी शैतान है, उसने खुद ने बैग गिराया होगा ताकि वो कोई न कोई शैतानी कर सके। देवांश दिव्या और पाखी को घूर कर देखते हुए, अच्छा ठीक है अभी चलो घर, तुम दोनों ड्राइवर अंकल आ गए हैं। देवांश की बात सुन दिव्या और पाखी तुरंत क्लास से बाहर निकल जाती है और वो चारों कार के पास जाते हैं और एक मर्सिडीज कार में ड्राइवर उनका वेट कर रहा था। चारों बच्चों के आते ही वो कार का गेट खोल देता है और कार रायचंद पैलेस की ओर निकल जाती है। आज पाखी और दिव्या का उनके स्कूल की फर्स्ट क्लास का पहला दिन था। देवांश और राज दोनों 3rd क्लास में पढ़ते हैं। कुछ की समय के बाद कार रायचंद पैलेस के बाहर रुकती है और गेट से होते हुए अंदर चली जाती है। चारों बच्चे घर पहुंचते हैं तो उनको दादी की आवाज आती है, आ गए मेरे राजकुमार और राजकुमारियां, कैसा रहा आज का दिन? तो देवांश और राज तो अच्छा रहा कह देते हैं, पर हमारी दिव्या तो दादी को अपने स्कूल का पहला दिन उसमें जो किया वो सब बताने लगती है। दिव्या, दादी हमारा दिन बहुत अच्छा गया, हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं और टीचर भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। उसकी बातें सुनकर राज बोलता है, अरे तो ये भी बताना कि पहले ही दिन तूने एक लड़की की पिटाई कर दी। हे भगवान, तू बिना लड़ाई या शैतानी किए नहीं रह सकती क्या दिव्या? कहते हुए दादी ने अपने सिर पे हाथ रख लिया। इतना सुनते ही दिव्या राज को घूरती है, फिर दादी की तरफ देखते हुए कहती है, दादी उस लड़की ने हमारा बैग नीचे फेंक दिया था इसलिए हमने उसकी चोटी पकड़ ली थी और कुछ भी नहीं, सच्ची। कहते हुए दिव्या बहुत क्यूट सा फेस बना लेती है जिससे दादी उसकी बात मान लेती है, जबकि शैतानी करने में तो हमारी दिव्या सबसे आगे थी। तभी अंजलि जी कहती है, अब यही खड़े रहोगे? जाओ जाकर नहाओ और ड्रेस चेंज कर लो, फिर लंच करो। माँ वो छोटा शैतान कहाँ है? कहते हुए पाखी ऊपर की तरफ जाती है। अंजलि जी, पाखी बेटा रोमी अपने रूम में है, उसको आज फीवर था इसलिए मैंने दवाई देकर सुलाया है, तुम उसे परेशान मत करना। पाखी, ओह तो उसको बुखार हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो चली नहाने। कहते हुए वो अपने रूम में चली जाती है। बाकी तीनों भी राज और देवांश, दिव्या अपने अपने रूम में जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग लंच के लिए बैठे हुए थे सतीश जी और सुभाष जी को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों ऑफिस में थे। रायचंद कंपनी इंडिया और फॉरेन में भी फैली हुई है। रायचंदस के अपने स्कूल कॉलेजेस है, इसलिए सतीश जी और सुभाष जी अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। लंच करने के बाद सब आराम करने लगते हैं, क्योंकि शाम को उनको स्कूल से मिला हुआ होमवर्क भी करना था। देखते ही देखते शाम हो जाती है और फिर रात डिनर तैयार था। इस वक्त डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार बैठा हुआ था। अब रोमी भी ठीक था। ठीक तो वो था ही, क्योंकि उसे बुखार था ही नहीं, वो तो बहाना बनाकर आज घर रहना चाहता था, क्योंकि वो भी तो बहुत नटखट है। जब उसने अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में अपने भोली भाली माँ को बोला था, माँ आज ना मीको फीवर है, आज मैं घर रह लूँ, फीवर है सुनकर और रोमी की ऐसी शक्ल देखकर अंजलि जी बोली, क्या बेटे आपको फीवर है? तबीयत खराब है, आप आज घर रहो और आराम करो। इतना कहकर अंजलि जी किचन में चली गई थी और सुबह की ये बात याद कर रोमी मन ही मन खुश हो रहा था और पाखी को उसकी सारी शैतानी समझ भी आ रही थी। इन दोनों की बनती जो नहीं है। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं और रोज की तरह अंजलि जी आज भी सब बच्चों को देखने के बाद अपने रूम में आराम करने चली जाती है। वहां सुभाष जी और अंजलि जी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अंजलि जी सुभाष जी को देखते हुए, जी मुझे मेरे बच्चों के लिए बड़ा डर सता रहा है, आप जानते हैं ना दिव्या हमारी बेटी नहीं है, अगर वो लोग आए और कहे कि वो दिव्या को अपने साथ ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मेरी बात सुन लीजिए। भाग्यवान आप क्यों चिंता करती है? हम जानते हैं दिव्या हमारी बेटी नहीं है, पर वो हमारे ही घर रहेगी और हम सारी सच्चाई भी जानते हैं। वो लोग आएंगे और वो क्या चाहते हैं हम अच्छे से जानते हैं, पर सब ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। कहते हुए सुभाष जी अंजलि जी का सिर सहला रहे थे। अगली सुबह
रायचंद पैलेस में सब अपने अपने प्लेस पे जा चुके थे। सुभाष जी, सतीश जी अपने ऑफिस, और पाखी, दिव्या, देवांश और राज अपने स्कूल, और आज रोमी को भी प्लेवे जाना ही पड़ा। अगर वो आज भी कोई ड्रामा करता तो पक्का उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाती और फिर उसका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए आज रोमी प्लेवे गया था। वही जयपुर में एक बड़े से महल में सफेद रंग की बड़ी बड़ी इमारत, जिसके मैन गेट पे बड़े से अक्षरों में सिंघानिया विला लिखा हुआ था। अंदर सोफे पे एक महिला बैठी हुई थी, जो कि चाय की चुस्की लेते हुए अपने पति से बोलती है, हितेश क्या करे अब हम, वो रायचंद तो हमसे ज्यादा पावरफुल है, और उनसे मस्कलमुही दिव्या को कैसे वापस लाए। जिस प्रॉपर्टी के लिए हमने माँ पापा और भैया भाभी के घर में आग लगवाई थी ताकि उनके मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, जो इंडिया और फॉरेन में भी है। पर उनके मरने के बाद पता चला उन्होंने तो अपनी प्यारी पोती के पति के नाम सब कुछ कर रखा है, और हमें क्या मिला, फूटी कौड़ी। ये छोटा सा घर और छोटी सी जयपुर की ब्रांच तुम्हें भीख में दे गए, जैसे हम तो माँ पापा के अपने थे ही नहीं हूँ। कहते हुए उस औरत के फेस पे बहुत गुस्सा था। तभी हितेश जी बोलते हैं, चिंता मत करो जानकी, अभी उस लड़की को रायचंद के यहाँ रहने दो, वो उनकी अपनी औलाद नहीं है, देखते हैं कब तक उसे संभालते हैं, और जब वो शादी के लायक हो गई तो तुम्हारे भाई का बेटा है ना सुहान, सुहान को मैं अपने इस प्लान में शामिल करूंगा और उससे उस दिव्या की शादी करवाऊंगा मैं, और सारी प्रॉपर्टी जब सोहन के नाम हो जाएगी तो वो हमें दे देगा। हितेश जी की बात सुन जानकी जी कुटिलता से मुस्कुराती है और फिर कहती है, वाह प्लान तो काफी अच्छा है, इससे उस कलमुही को सारी जिंदगी अपने पास भी नहीं रखना पड़ेगा और सारी प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तभी उनके दिमाग में बात आती है और वो बोलती है, हितेश मैंने सुना है वो लड़की अब दिल्ली के स्कूल में पढ़ने लगी है, क्यों ना हम अभी से अपने प्लान को शुरू करें, हम सुहान को दिल्ली भेज दे और वो उसी स्कूल में उस लड़की से दोस्ती करे। पर जानकी अभी तो वो बच्चे ही है, तो क्या हुआ हितेश, अगर अभी वो साथ में रहेंगे तो जवानी में शादी करना कितना आसान होगा। जानकी जी की बात हितेश जी को अच्छी लगती है तो वो कहते हैं, ठीक है मैं सुहान और गुंजन को दिल्ली में भेजने की तैयारी करता हूँ, तुम्हारे भैया भाभी से तुम बात कर लेना, वो भी बच्चों के साथ वही सेटल हो जाए, मैं अपना बिजनेस छोड़कर जयपुर से दिल्ली नहीं जा सकता। उनकी बात सुन तुरंत जानकी जी अपने रूम में जा अपने भाई से बात करने लगती है। जानकी जी अपने भाई को फोन करती है, उनके 2 रिंग जाते ही फोन पिक हो जाता है तो जानकी जी बोलती है, सोमांश कैसे हो तुम। तो उधर से सोमांश की आवाज आती है, मैं ठीक हूँ दीदी, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। जानकी जी, सोमांश मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने और तेरे जीजा जी ने एक प्लान बनाया है, जैसे कि तुझे सब पता है वो दिव्या, सारी सिंघनियास की प्रॉपर्टी उसके पति के नाम की हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं होती वो प्रॉपर्टी कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो हमारा प्लान ये है कि उस दिव्या की शादी हम तेरे बेटे सुहान से करवा देंगे और वो प्रॉपर्टी हमारे सुहान के नाम हो जाएगी, उसके बाद वो हमें दे देगा कुछ हिस्सा। सोमांश ध्यान से सारी बात सुनते हुए, तो दीदी अब आप क्या चाहती है, अभी तो शादी को बहुत टाइम पड़ा है ना। जानकी जी, हाँ टाइम तो पड़ा है, पर मैं चाहती हूँ तू भाभी, गुंजन और सुहान तुम सब दिल्ली सेटल हो जाओ, ताकि वहाँ एक ही स्कूल में सुहान दिव्या के साथ घुल मिल जाएगा, और जैसे जैसे ये बड़े होंगे सुहान दिव्या को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा। उसके बाद तो दिव्या खुद सुहान से शादी करना चाहेगी। सोमांश, ठीक है दीदी, मैं सौम्या को बोलता हूँ कि वो पैकिंग कर ले और मैं उसे भी सारा प्लान बता देता हूँ। जानकी जी, ठीक है, मैं भी हितेश को बोलती हूँ कि वो तुम सबके वहाँ रहने का सारा इंतजाम करवा दे। सोमांश, आप गुंजन को भी हमारे साथ भेज रही हैं, पर क्यों। जानकी जी, हाँ गुंजन भी वही रहेगी तुम सबके साथ, तो मेरा बोझ कम होगा, मैं हितेश के साथ कंपनी संभाल लूंगी। अब तुम भी कंपनी से जा रहे हो तो मुझे अपना पूरा ध्यान कंपनी में देना होगा, इसलिए तुम्हारे जीजा जी भी चाहते हैं कि हमारी अकलौती बेटी गुंजन भी तुम्हारे साथ वहाँ रहे। सोमांश, जरूर दीदी, आप चिंता मत करना, सब वैसे ही होगा जैसे आपने सोचा है, और गुंजन हमारे साथ खुश रहेगी, उसकी चिंता आप मत करना। इतनी बात करने के बाद दोनों भाई बहन फोन रख देते हैं। दोनों भाई बहन बहुत लालची किस्म के हैं। पैसों के लिए इन सब ने मिलकर दिव्या के घर पे आग लगाई और उसको एक हादसे का नाम दे दिया। इनफैक्ट रायचंद इस बात को नहीं जानते, उनको यही लगता है कि ये एक हादसा था, नहीं तो रायचंद की पावर साइनायास से कहीं ज्यादा है। अगर उनको इस बात की जरा भी भनक होती तो
वो रातों रात सिंगानियास को जेल पहुंचा देते। दूसरी तरफ रायचंद पैलेस। पूरा दिन निकल चुका था। यूजुअली कुछ भी खास नहीं था। आज का दिन रोज की तरह बड़ों का ऑफिस और बच्चों का स्कूल था, जहां से सब वापस आ चुके थे। डाइनिंग हॉल में सब डिनर कर रहे थे, सब शांत ही थे। पर अंदर ही अंदर सब प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि कल देवांश का बर्थडे था। वैसे तो देवांश को अपना बर्थडे मनाना कुछ खास पसंद नहीं था जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, पर फिर भी उसके हर बर्थडे पर कुछ तो खास होता ही था, जो कि घर के सभी लोग मिलके करते थे। देखते ही देखते सुबह हो चुकी थी। आज कोई भी ऑफिस नहीं जा रहा था, ना ही कोई स्कूल जा रहा था। भाई घर के बड़े बेटे का जन्मदिन जो है, रात को सबने देवांश को विश कर दिया था। अभी पूरे घर में तैयारी चल रही थी। शाम को पार्टी थी घर में। अभी पूरा घर फूलों और लड़ियों से सजाया हुआ था। सारे घर के बड़े घर की डेकोरेशन और खाने पीने का इंतजाम देख रहे थे। सारे वर्कर्स इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे, और उधर बच्चे ऊपर देवांश के कमरे में बैठे हुए थे। सभी देवांश के बर्थडे पे बहुत एंजॉय करने का सोच रहे थे, और देवांश सिर्फ दिव्या को देख रहा था। एक छोटा सा 9 साल का बच्चा अपने सामने अपने प्यार को देख रहा था। ये देवांश का साइलेंट लव था। उसने आज तक किसी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया कि वो दिव्या को चाहता है। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। घर में ज्यादा नहीं पर कुछ खास मेहमान ही आए थे, क्योंकि देवांश को अपना बर्थडे मनाना खास पसंद नहीं था। देवांश ने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, और वो धीरे धीरे कर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वही दिव्या ने पिंक कलर का गाउन पहना था और पाखी ने व्हाइट कलर का गाउन पहना था। दोनों एक जैसी ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं राज और रोमी ने आज ब्लू 3 पीस सूट पहना था, जो कि सेम था पर देवांश से अलग था। दादी और अंजलि जी ने साड़ी पहनी थी। दादाजी और सुभाष जी ने फॉर्मल कपड़े वियर किए थे। देवांश के आते ही तालियों का शोर हो उठा था। सब लोग देवांश के लिए तालियां बजा रहे थे, पर देवांश बेहद ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ हॉल में आता है। उसके आते ही केक वहां आ जाता है, और देवांश केक कट करता है। देवांश के केक कट करते ही एक बार फिर से पूरे हॉल में तालियों का शोर गूंज जाता है। सबसे पहले देवांश दादाजी को केक खिलाता है, फिर दादी जी को, और फिर अंजलि जी को, फिर सुभाष जी को। उसके बाद देवांश दिव्या को केक खिलाता है। इसके बाद वो राज, रोमी और पाखी को केक खिलाता है। तभी वहां सॉन्ग प्ले होता है, और वहां आए सभी बच्चे डांस करने लगते हैं। दिव्या भी बाकी बच्चों के साथ डांस कर रही थी। सभी ने देवांश को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए थे, पर उसे तो अपनी दिव्या के गिफ्ट का इंतजार था। देवांश नॉर्मल बच्चा नहीं था। वो 9 साल की उम्र में 15 या 16 साल का मैच्योर बच्चा लगता था, और उसका नेचर भी वैसा ही था, एकदम खड़ूस। पर दिव्या के लिए वो ऐसा नहीं था। जब बात दिव्या की होती थी तो वो काइंड हार्टेड बन जाता था। करीब 2 घंटे में पार्टी खत्म हो चुकी थी और सारे मेहमान जा चुके थे। घर के सभी लोगों ने डिनर कर लिया था, क्योंकि नाइट पार्टी थी, इसलिए डिनर का इंतजाम भी था। सब अपने अपने रूम में जा चुके थे और फ्रेश होके सोने की तैयारी में थे। देवांश फ्रेश होने के बाद दिव्या के रूम में गया और उसने देखा कि दिव्या अभी बेड पर लेटी हुई थी, तो देवांश उसके पास बैठा। देवांश को देखकर दिव्या उठकर बैठ जाती है और पूछती है, देवू तुम यहाँ? देवांश दिव्या से, लिटिल बेबी तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया, बाकी सबने मुझे आज कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया, तुम नहीं दोगी कोई गिफ्ट? देवांश की बात सुन दिव्या कहती हैं, ओह तुम गिफ्ट लेने आए हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, वो तुम्हें देना था, पर मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं दिया। अपनी बात कह दिव्या बेड से उठ अपने स्टडी टेबल के पास जाती है और वहां ड्रॉर से एक ड्राइंग निकालती है। वो उसने खुद से बनाई थी। वो ड्राइंग लाकर वो देवांश को देती है और बोलती है, हैप्पी बर्थडे देवो। देवांश उस ड्राइंग को देखता है तो उसमें एक हाउस बना हुआ था और ऊपर से सूरज और उसकी रोशनी आ रही थी। वहां 2 बच्चे खेल रहे थे और आसपास घास ही घास थी, जैसे वो बच्चे किसी घर के गार्डन में खेल रहे हो। उस ड्राइंग को देखकर देवांश दिव्या की तरफ देखता है और उससे पूछता है, लिटिल बेबी ये ड्राइंग किसकी है? देवांश की बात सुन दिव्या बोलती है, इस ड्राइंग में मैं हूं ये क्यूट सी गर्ल, और ये तुम हो बिल्कुल खड़ूस। दिव्या की बात सुन देवांश उसे घूरते हुए, क्या बोली तुम, मैं खड़ूस हूं?
हाँ, तुम बहुत खड़ूस हो, कभी ढंग से बात नहीं करते। मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, पर मुझे खड़ूस लोग नहीं पसंद, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करती। अगर मैं तुमसे प्यार से बात करूँ तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? ये बात देवांश ने दिव्या से पूछी। उसकी बात सुन दिव्या खुश हो जाती है और इसी खुशी के साथ बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। इसी के साथ वो देवांश के आगे अपना हाथ बढ़ा देती है। देवांश कुछ देर उसके हाथ को देखता है, फिर धीरे से उसके हाथ में अपना हाथ रख देता है और फिर दिव्या से बोलता है, पर तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, ये दिव्या ने कहा। फिर देवांश दिव्या को कहता है, पर लिटिल बेबी, मुझे तुमसे बर्थडे गिफ्ट में कुछ और भी चाहिए। दिव्या, क्या चाहिए तुम्हें देवू? ये सुनते ही देवांश धीरे से दिव्या के ऊपर झुकता है और उसके होठों पे अपने होठ रख धीरे से स्मूच करता है। देवांश धीरे धीरे दिव्या के होठों को स्मूच कर रहा था। करीब 2 मिनट बाद देवांश दिव्या के होठों से अपने होठ अलग करता है और पीछे हट जाता है। दिव्या देवांश से पूछती है, ये कैसा गिफ्ट था देवू? ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एक बार और करो ना। देवांश दिव्या को देखते हुए, नहीं लिटिल बेबी, अब तुम सो जाओ। तो दिव्या जिद करते हुए, देवू एक बार करो ना। देवांश दिव्या को घूरते हुए, अभी तुमने बोला था कि तुम मेरी सारी बात मानोगी और अभी से तुम नहीं मान रही। उसकी बात सुन दिव्या बुरा सा मुंह बना लेती है और अपने बेड पे करवट लेके सो जाती है। तो देवांश उसे थोड़ी देर यूं ही देखता है, फिर अपने रूम में आ जाता है। देवांश बार बार अपने होठों पर अपना हाथ रख रहा था और मुस्कुरा रहा था, और वो ऐसे ही अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगला दिन, रायचंद पैलेस। एज यूजुअल बच्चे स्कूल जा चुके थे और सुभाष जी और सतीश जी भी ऑफिस जा चुके थे। अंजलि जी और दादी जी घर में थे, पर वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी अंजलि जी को दादी की आवाज आती है, अंजलि बेटा, बेटा तैयार हो गई तुम के नहीं? अंजलि जी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलती है और दादी जी को बोलती है, हाँ माँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। आज दादी की फ्रेंड रेशमा चावला के घर पूजा थी। पूजा का समय 11 बजे का था और अभी 10 बज रहे थे। इसलिए दादी और अंजलि जी जल्दी से घर से निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में एक बड़े से घर के आगे एक BMW कार रुकती है। कार के रुकते ही उसमें से हल्के नीले रंग की साड़ी पहने अंजलि जी निकलती और दूसरी तरफ से हल्के पीले रंग की साड़ी पहने दादी जी बाहर आती है। दोनों देखने में रॉयल लग रही थी, जो कि वो है ही। वो दोनों कार से बाहर निकलकर घर के अंदर की तरफ जाती है तो दादी की फ्रेंड रेशमा उनसे मिलती है। अरे कृष्णा, तू आ गई, कहते हुए रेशमा जी कृष्णा दादी जी के गले लग जाती है। तो दादी भी उनको गले लगाते हुए, आना ही था घर की सुख शांति के लिए, तू पूजा जो करवा रही है, मैं ना आती क्या, कहते हुए वो अलग हो जाती हैं। नमस्ते रेशमा आंटी, कहते हुए अंजलि जी रेशमा जी के पैर छू लेती है। अरे बस बस, सदा जीती रहो, खुश रहो, कहते हुए रेशमा जी अंजलि जी को अपने गले से लगाती हैं। अंजलि जी दादी जी दोनों को रेशमा जी अपने साथ घर के अंदर ले जाती हैं। कुछ ही देर में घर की सुख शांति के लिए पूजा होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सोमांश ऑन फोन, हाँ दीदी, हम अच्छे से कल रात को पहुंच गए थे। अरे दीदी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। जानकी जी, सोमांश ध्यान रखना सब चीजों का, हमारा प्लान किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। सोमांश, जी दीदी, हम आज ही जाएंगे और दिल्ली पब्लिक स्कूल में दोनों बच्चों का एडमिशन करवा देंगे। जानकी जी, ठीक है, अगर कोई जरूरत हुई तो बताना। तुम वहां घर रह के भी ऑनलाइन काम करते रहना। सोमांश, जी दीदी, चलिए मैं रखता हूँ, बच्चों के स्कूल जाना है हमें, कहते हुए वो फोन रख देते हैं। कुछ समय बाद दादी और अंजलि जी रायचंद पैलेस वापस आ गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया था और इनको घर में बच्चों को खाना भी खिलाना था। चाहे घर में कितने भी वर्कर्स हो, पर माँ को तसल्ली तभी होती है जब वो अपने बच्चों को अपने सामने खाना खाते देखे। बच्चे आ चुके थे और सबने लंच कर लिया था। अभी बच्चे अपने प्लेरूम में थे। रोमी, पाखी, राज और दिव्या खेल रहे थे, जबकि देवांश सिर्फ दिव्या को देख रहा था। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी।
सतीश जी और सुभाष जी घर आ गए थे। सब फ्रेश होके डाइनिंग हॉल में आ चुके थे और डिनर करने लगे थे। और भी बच्चों, कैसा चल रहा है तुम सबका स्कूल? कहते हुए सतीश जी बच्चों को देख रहे थे। पाखी खाना खाते हुए, अच्छा चल रहा है दादाजी हमारा स्कूल। राज, हमारे एग्जाम आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। सुभाष जी, अच्छा तो फिर आप सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप में से जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे उसे गिफ्ट मिलेगी। दिव्या मुंह बनाते हुए, रहने दीजिए डैड, हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले गिफ्ट हमेशा देवू को मिलता है, क्योंकि देवू हमेशा हम सबसे अच्छे मार्क्स लाता है। दिव्या को मुंह बनाते देख देवांश बोलता है, अच्छा ठीक है, देखते हैं इस बार क्या होता है। तभी अंजलि जी बोलती है, बच्चों इस बार के एग्जाम के बाद तुम सब एक नेक्स्ट क्लास में चले जाओगे और रोमी भी तुम सबको स्कूल में ज्वाइन करेगा। तो सब खुश हो जाते हैं कि अब वो सब घर के साथ साथ स्कूल में भी मस्ती करेंगे। रात का समय, दिव्या का कमरा। दिव्या बेड पे लेटी हुई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके रूम का डोर खोलकर देवांश अंदर आता है। देवांश को देखकर दिव्या बोलती है, देवू तुम आज फिर यहाँ मेरे रूम में? कल तो तुम्हारा बी-डे था, आज किस लिए आए हो? देवांश दिव्या का सवाल इग्नोर करते हुए, तुम सोई नहीं अभी तक? दिव्या, नहीं, मैं बस सोने लगी हूँ। अभी मम आई थी, उनके सामने मैंने आंखें बंद करके ऐसे प्रेटेंड किया कि मैं सो रही हूँ, और वैसे भी मैं सोने लगी हूँ। देवांश दिव्या के पास बैठते हुए, अच्छा तुम डाइनिंग टेबल पर कह रही थी कि हमेशा मुझे गिफ्ट मिलता है क्योंकि मैं ज्यादा मार्क्स लाता हूँ। हाँ? दिव्या को थोड़ा डर तो लग रहा था कहीं देवांश उसे गुस्सा ना करे, पर उसने बोला, हाँ, क्योंकि तुम हमेशा अच्छे मार्क्स लाते हो, फिर गिफ्ट भी तुम्हें ही मिलता है। देवांश दिव्या के बिखरे हुए बाल ठीक करते हुए, तुम चाहती हो कि इस बार गिफ्ट तुम्हें मिले? दिव्या थोड़ा कंफ्यूज होकर, चाहती तो हूं, पर तुम्हारे होते हुए गिफ्ट मुझे कैसे मिलेगा? देवांश दिव्या के गाल को प्यार से सहलाते हुए, मैं तुम्हें रोज पढ़ाई करवाऊंगा, जिससे तुम्हें अच्छे से याद रहे और तुम अच्छे से एग्जाम कर सको, फिर तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, फिर गिफ्ट भी तुम्हारा हो जाएगा। खुश? दिव्या खुश होते हुए, बहुत खुश, पर तुम मुझे कब पढ़ाओगे देवू? सारा दिन तो राज और पाखी होते हैं। देवांश, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, समझी? दिव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। तो देवांश दिव्या का माथा चूम के जाने के लिए खड़ा हो जाता है। तो दिव्या देवांश का हाथ पकड़कर रोकते हुए, आज मुझे कल की तरह किसी नहीं करोगे? देवांश दिव्या को देखते हुए, नहीं, कल मेरा बर्थडे था इसलिए तुमसे गिफ्ट लिया था, पर अगर तुम्हें मुझसे गिफ्ट चाहिए तो फिर अच्छे से पढ़ाई करना। इतना कहकर देवांश चला जाता है और दिव्या उसकी पीठ देखते रहती है। पता नहीं क्यों, पर कल उसे देवांश का किस करना बहुत अच्छा लगा था। फिर वो चादर डालकर आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही पलों में वो सो भी जाती है। इधर देवांश दिव्या के रूम से निकलकर अपने रूम में आता है और उस ड्राइंग और अपने ड्रॉ में से निकाल कर अपने होठों से लगा लेता है और उसे लेकर अपने बेड की तरफ बढ़ जाता है। बेड के पास आते ही वो लेट जाता है और ड्राइंग को अपने सीने से लगा लेता है और आंखें बंद कर लेता है। 15 दिन बाद, सुबह का वक्त, रायचंद पैलेस। आज सभी बच्चों का रिजल्ट आने वाला था और आज छुट्टी थी सब, क्योंकि रिजल्ट ऑनलाइन आना था। इन 15 दिनों में दिव्या को देवांश ने खुद पढ़ाया था और दिव्या के एग्जाम अच्छे हुए थे। इन 15 दिनों में सुहान और गुंजन ने भी दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन ले लिया था और उन्होंने भी एग्जाम दिए थे। गुंजन देवांश और राज की क्लास में थी और सुहान दिव्या और पाखी की क्लास में था। बच्चों, आज सब नीचे रिजल्ट आने वाला है, कहते हुए सुभाष जी सोफे पे बैठकर बच्चों का ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर रहे थे। तभी वहां पर दादाजी, दादी जी और अंजलि जी आ जाती हैं। राज, पाखी, रोमी, दिव्या और देवांश भी आ चुके थे। सब सोफे पर बैठे हुए थे। सुभाष जी रिजल्ट चेक करते हुए बोलते हैं, इस बार तो भाई हमारी दिव्या राजकुमारी के मार्क्स आप सबसे ज्यादा हैं। दादी जी, दिव्या ने तो इस बार देवांश को पीछे छोड़ दिया। वही उनकी बात सुनते ही सब खुश हो गए थे। दिव्या खुशी से उछलते हुए, यही, इस बार मुझे गिफ्ट मिलेगा। दिव्या की खुशी देख देवांश को बहुत खुशी हो रही थी, आखिरकार उसने दिव्या को पढ़ाया था।
इसी के साथ सब बच्चे अपनी न्यू क्लास में एंटर हो चुके थे। और जैसे कि सुभाष जी ने बोला था कि जिसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसको गिफ्ट भी मिलेगी, तो दिव्या कैसे अपना गिफ्ट छोड़ दे। दिव्या सुभाष जी को अपनी चमकती आंखों से देखते हुए, डैड मेरा गिफ्ट क्या चाहिए, हमारी राजकुमारी को हम वही ला देंगे, बताओ। ये बात सुभाष जी ने कही। अंजलि जी, दिव्या बेटा जो चाहे मांग लो, आज तो तुम्हें वो मिल ही जाएगा। सतीश जी, हाँ हमारी बिटिया रानी, बताइए क्या चाहिए आपको। तो दिव्या कुछ सोचते हुए कहती है, डैड दादाजी मुझे एक गिटार चाहिए। सुभाष जी, बस इतनी सी बात, आज शाम को आपके लिए गिटार आ जाएगा। अब हमारी राजकुमारी खुश है ना। दिव्या चहकते हुए, वाओ आई एम सो हैप्पी डैड, थैंक यू सो मच कहते हुए दिव्या सुभाष जी के गले लग गई थी। फिर सब बैठकर बातें करने लगते हैं, पर दिव्या का ध्यान बार बार देवांश के ऊपर था। वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। लंच के बाद सब वैसे भी अपने रूम में आराम करने जाते हैं, तो दिव्या देवांश के रूम में जाती है। दिव्या को देवांश अपने रूम में देखकर, लिटिल बेबी ये तुम्हारा रूम नहीं है, इससे बगल वाला तुम्हारा रूम है, तुम गलत रूम में आ गई हो। देवांश की बात सुन दिव्या तुरंत बोलती है, नहीं देवू मैं तुम्हारे रूम में ही आई हूँ। डैड तो मुझे मेरा गिफ्ट दे देंगे आज शाम तक, पर अब तुम भी मुझे मेरा गिफ्ट दो। इतना कहते हुए दिव्या देवांश के करीब जाती है। नहीं लिटिल बेबी, अभी नहीं। देवांश ने इतना बोला ही था कि दिव्या अचानक से देवांश के होठों पर अपने होठ रख देती है, और देवांश भी दिव्या के होठों को स्मूच करने लगता है। तो दिव्या थोड़ी ही देर में उसे अलग हो जाती है और कहती है, क्या बोला तुमने, मुझे मेरा गिफ्ट नहीं दोगे, देखा मैंने तुमसे अपना गिफ्ट छीन लिया। ऐसा बोलते दिव्या के फेस पर एक विनिंग स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ सोमांश और सौम्या ने दिल्ली में अपनी सारी सेटलमेंट कर ली थी। वो अब यही रहने वाले थे और सोमांश अपने जीजा जी की कंपनी का काम ऑनलाइन देख रहा था। सब अच्छे से चल रहा था। कल से रोमी भी बाकी सब के साथ स्कूल जाने वाला था। शाम हो चुकी थी और दिव्या का गिफ्ट जो कि उसने अपने डैड मांगा था वो आ चुका था। दिव्या बच्चे नीचे आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या आया है कहते हुए सुभाष जी हॉल के एक तरफ बढ़ गए। उनके एक आवाज से ही दादाजी, दादी जी, अंजलि जी और सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे। दिव्या चहकते हुए नीचे आती हैं, जैसे कि उसे पता लग गया हो कि जो उसने मांगा था अपने डैड से वो आ चुका है। दिव्या नीचे आके हॉल के उस तरफ जाती है जहां सब खड़े थे। उसकी नज़र वहां रखे गिटार पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। पापा ये क्या लाए हो आप, कहते हुए दिव्या उस गिटार को टच करती हैं तो ये एक बच्चों के खेलने वाला गिटार था। उस गिटार को देखकर सभी बच्चों को दिव्या की किस्मत पर हंसी आ रही थी, क्योंकि उनको पता था दिव्या ने बच्चों वाला गिटार नहीं मांगा था, उसे तो ओरिजिनल गिटार चाहिए था। क्या हुआ बेटा, आपने तो बोला था कि आपको गिटार चाहिए, तो फिर आप इसको देखकर खुश क्यों नहीं हुई, कहते हुए सुभाष जी मंद ही मंद मुस्का रहे थे। पापा मुझे ये गिटार नहीं चाहिए था, मुझे ओरिजिनल गिटार चाहिए। आपको पता है मुझे सिंगिंग का कितना शौक है, आप मुझे ओरिजिनल गिटार लाकर दो, ये नहीं चाहिए कहते हुए दिव्या ने मुंह बना लिया था। तो सुभाष जी ने हंसते हुए एक ताली बजाई। उनके ताली बजाते ही वहां पर एक ओरिजिनल कॉफी कलर का गिटार आ जाता है। उसको देखकर सभी बच्चों के मुंह खुल गए थे और दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने खुशी से भागकर गिटार को गले लगा लिया और खुशी से उछलने लगी। उसके साथ ही सभी बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उनको भी तो गिटार को चलाने को मिलेगा। सभी खुशी खुशी अंदर जाने लगते हैं और सभी के चेहरे पर खुशी थी। ऐसे ही एकदम सही से दिन बीत रहे थे, दिनों के साथ साथ महीने बीत रहे थे, महीनों के साथ साथ साल बीत रहे थे। सारे बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। गुंजन, सुहान, देवांश, दिव्या, राज, रोमी, पाखी। समय के साथ साथ इनकी दोस्ती हो चुकी है, सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। और 4 साल बीत गए हैं। 4 साल बाद कुछ बच्चे किसी स्कूल में एक जगह बैठे हुए थे। देखने में ये गार्डन की बैकयार्ड लग रही थी। यार नील, कुछ तो बोलना, क्या हुआ है, कहते हुए एक लड़की जिसके लंबे रेशमी बाल थे, वो करीब 9 से 10 साल की लग रही थी, वो नील के पास बैठते हुए बोलती है।
यह है हमारी प्यारी सी क्यूट सी दिव्या। नील कुछ गहरी सोच में डूबे हुए, यार दिव्या तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। तभी एक लड़की दिव्या को देखते हुए, जो कि दिव्या के ही बराबर उम्र की लग रही थी, वो बोलती है, नील बताना क्या हुआ है, हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। ये है हमारी पाखी। हाँ यार नील तू हमारा अच्छा दोस्त है, हमसे शेयर तो कर। बोलते हुए दो लड़के जो कि करीब 12 या 13 साल के होंगे, वो उसके पास आकर बैठ जाते हैं। जो बोल रहा है वो है राज, और जो चुपचाप आकर बैठा है वो है हमारा देवांश। तभी नील इन चारों को देखते हुए बोलता है, यार तुम सब जानते हो ना कि मेरे मॉम डैड जब से इस दुनिया से गए हैं, तब से मुझे चाचू चाची ने पाला है। फिर कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ, पाला क्या है, रहम ही किया है इतने सालों तक। वो अब चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करूं, साथ ही वो चाहते हैं कि मैं वही गवर्नमेंट स्कूल के हॉस्टल में रहूं, क्योंकि मेरे चाचू चाची से अब मेरा खर्चा नहीं उठाया जा रहा। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता। नील, देवांश और राज एक ही क्लास में साथ पढ़ते हैं और नील रायचंद पैलेस आता जाता रहता है, इसलिए रोमी, दिव्या और पाखी भी नील के अच्छे दोस्त है। तभी उनको किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, तुम सब यहाँ बैठे हुए हो, मैंने तुम सबकी क्लासेस चेक की पर तुम लोग वहाँ नहीं थे। इतना बोलते हुए रोमी उन सब के चेहरे देखने लगता है, उसको कुछ सीरियस लगता है तो वो पूछता है, कोई बात है क्या, ऐसे कटे कटे क्यों बैठे हो सब लोग, कोई मर गया है क्या? रोमी की बात सुन सब उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हैं। पाखी ऐसे ही रोमी को घूरते हुए, तू कभी ढंग की बात नहीं कर सकता ना कुत्ते। रोमी भी अपने लिए कुत्ता वर्ड सुन पाखी को घूरने लगा और बोला, तू मोटी भैंस, मुझे कुत्ता कैसे बोला तूने? राज, अरे अरे, यहाँ यह नील हमें छोड़ के जाने की बात कर रहा है और तुम यहाँ अपनी महाभारत छेड़ रहे हो क्या? नील भैया कहाँ जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। ये सब मुझे कुत्ता बोल बोल कर सच में कुत्ता बना देंगे, ऊपर से ये पढ़ाई, मुझसे नहीं होती ये पढ़ाई बढ़ाई। आप जहाँ भी जा रहे हो मुझे साथ ले जाओ प्लीज। बोलते हुए रोमी ने पप्पी फेस बना रखा था। उसकी ऐसी बेकार बातें सुनकर सबने अपना माथा पीट लिया था, ये महाशय थे ही ऐसे, इस पागल को इतने सीरियस सिचुएशन में भी ऐसे उलझलूल बातें करनी है। सब लोग रोमी को घूर रहे थे कि ये कैसा इंसान है, इतनी सीरियस बात को भी नहीं समझ सकता, माना कि उसको पूरी बात नहीं पता, पर ऐसे कौन आधी अधूरी बात सुन के अपना रोना धोना शुरू कर देता है। पहले अगले इंसान की पूरी बात तो सुन ले। सब रोमी को घूर ही रहे थे कि तब से शांत बैठा देवांश अपनी रुड़ वॉइस में बोलता है, कहीं नहीं जा रहे हो तुम नील? देवांश की बात सुन नील और सब हैरान हो गए थे कि देवांश क्या करना चाहता है। नील कुछ बोलने की कोशिश करता है कि देवांश बोलता है, मैं डैड से बात करूंगा, ये स्कूल डैड का है तो वो हमारी इसमें हेल्प जरूर करेंगे, रही बात रहने की तो तुम रायचंद पैलेस भी रह सकते हो। देवांश की बात सुनकर सब खुश तो गए थे पर उनको ये भी डर था कि सुभाष जी हाँ करेंगे या नहीं। अगर नील, उनका सबसे अच्छा दोस्त, उनसे दूर चला गया तो। पर वो लोग अभी इंतजार कर सकते थे और कुछ भी नहीं। अब तो फैसला हो गया ना कि नील भैया हमारे घर रहेंगे, तो चलो कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत लगी है। बोलते हुए रोमी अपने पेट पर हाथ फेर रहा था और छोटा सा मुंह बनाकर उनको देख रहा था। नील अपनी जगह से खड़ा होते हुए, अभी फैसला हुआ नहीं है बच्चों। वैसे अगर देवांश भैया ने बोल दिया कि तुम रायचंद पैलेस रहोगे और हमारे साथ स्कूल में भी पढ़ोगे, तो समझो बात फाइनल है। कहते हुए पाखी भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। शी इज़ राइट एक्चुअली, तुम तो घर जाओ, अपनी पैकिंग करो रायचंद पैलेस आने के लिए। कहते हुए राज कैंटीन साइड बढ़ जाता है। राज के पीछे नील और पाखी भी चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ दिव्या और देवांश थे। दिव्या अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी, तो देवांश उसके आगे अपना हाथ करते हुए, उठो लिटिल बेबी, यू हैव टू ईट समथिंग। दिव्या, देवांश के हाथ में अपना हाथ देते हुए, वैसे तो तुम बहुत रिजर्व इंसान हो, बहुत कम बोलते हो, पर दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। कहते हुए दिव्या देवांश की गाल पर किस करके आगे की ओर बढ़ जाती है। देवांश अपनी गाल पे हाथ रखे दिव्या की को जाते हुए देख रहा था, फिर वो अपने मन में ही बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से है लिटिल बेबी, मुझे पता है तुम्हें अपनों को खोना अच्छा नहीं लगता,
इसलिए मैं कैसे एक ऐसे इंसान को हम सब से दूर जाने दूं जो हमारे लिए अहम है। ये सोचते हुए वो भी बाकी सब के पीछे कैंटीन साइड चला जाता है। सब लोग एक स्क्वायर टेबल के पास 5 से 6 लगा के बैठे हुए थे। अरे हाँ राज, तेरी वो लैला कहाँ है जो पिछले 4 सालों से तुझे क्रश कर रही है? बोलते हुए नील अपनी आंखों में शरारत लिए राज को देख रहा था। यार तुम उस गुंजन की बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। राज रोनी सूरत लिए अपने बचाव में बोलता है। वो सब तो ठीक है पर आज वो दोनों है कहाँ, सुहान और गुंजन? बोलते हुए दिव्या अपना सैंडविच खा रही थी। लगता है आप सब में से किसी ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं किया। सुबह ही तो गुंजन ने ग्रुप में मैसेज किया था कि वो लोग 2 दिन के लिए जयपुर गए हैं, गुंजन के मॉम डैड के पास। कहते हुए रोमी ने व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज उनको दिखाया। ओह, बट ये मैसेज तो सुबह 10 बजे आया था जब हमारी क्लास चल रही थी। मतलब तू क्लास में भी फ़ोन यूज़ करता है? चल तू डैड को तेरी शिकायत करती हूँ आज मैं। कहते हुए पाखी डेविल स्माइल के साथ रोमी को देख रही थी। भाई इन दोनों की कभी बनती नहीं है, असल में भाई बहन जो ठहरे। यार ये तो गलत बात है। कहते हुए रोमी रोनी सूरत बनाकर पाखी को देखता है। चल एक शर्त पर तेरी ये बात घर पे नहीं बताऊंगी। कहते हुए पाखी अभी भी डेविल स्माइल के साथ रोमी को देख रही थी। हाय राम, अब पाखी कौन सी बेतुकी शर्त रखेगी भाई? पाखी डेविल स्माइल करते हुए रोमी को देख रही थी और इसी स्माइल के साथ वो बोली, ज्यादा कुछ नहीं, तुझे जलेबी बाई सॉन्ग पर डांस करना पड़ेगा। पाखी की बात सुन रोमी का मुंह बन गया था और बाकी सबकी हंसी छूट गई थी। दिव्या हंसते हुए ही, ये तो बहुत अच्छी शर्त रखी तूने पाखी, मैं भी तेरे साथ हूँ। अगर रोमी ने ये शर्त पूरी नहीं करी तो हम दोनों मिलकर इसकी शिकायत डैड से करेंगे। ओह लेडीज प्लीज ऐसे मत करना, तुम सबको नहीं पता डैड मेरा फ़ोन ले लेंगे। कहते हुए रोमी ने अपना मुंह बिगाड़ लिया था, अब उसे ना चाहते हुए भी जलेबी बाई सॉन्ग पर डांस करना पड़ेगा। ओके, आई एम रेडी टू डू दैट। वही बिगड़ी हुई शक्ल लेके रोमी बोल रहा था और सबको उसकी ऐसी हालत पर मज़ा आ रहा था। ऐसे ही बातें करते हुए हाफ टाइम खत्म हो चुका था और अब सबको अपनी क्लासेस अटेंड करनी थी, इसलिए सब अपनी क्लास में चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ मॉम डैड, आई मिस्ड यू सो मच। कहते हुए गुंजन अपने घर के हॉल में आती हैं जहां उसके मॉम डैड पहले से ही बैठे उनका वेट कर रहे थे। गुंजन के पीछे ही सोमांश, सौम्या और सुहान हॉल में एंटर होते हैं। आ गई हमारी राजकुमारी, कैसी हो तुम? और वी ऑल्सो मिस्ड यू बेटा। कहते हुए जानकी जी गुंजन को अपने गले से लगा लेती हैं। गुंजन अपनी माँ के गले से अलग होकर अपने पापा को गले मिलती है। फिर वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं। सामने कॉफी टेबल पर बहुत सा खाने का सामान रखा हुआ था। तभी जानकी जी गुंजन और सुहान को देखते हुए बोलती हैं, गुंजन, सुहान बच्चे तुम दोनों की स्टडी कैसी चल रही है? गुंजन खुश होते हुए बोलती हैं, बहुत अच्छा चल रहा है मॉम। तभी सुहान बोलता है, बुआ वहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। कहते हुए हितेश जी सुहान के सिर को सहलाते हैं और गुंजन के सिर को प्यार से चूम लेते हैं। अच्छा अब चलो लंच का टाइम हो गया है, चलो सब फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आ जाओ। कहते हुए जानकी जी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और सब फ्रेश होकर लंच के लिए आ जाते हैं। रायचंद पैलेस में भी सब लंच कर रहे थे और बच्चों को शाम का इंतजार था ताकि वो सुभाष जी से नील की बात कर सके। पर अभी सब लोग प्लेरूम में थे और सब सोफे पर बैठे हुए थे, जैसे कि राज, पाखी, दिव्या, देवांश। उनके सामने एक बच्चा चुनरी लिए खड़ा था और ये था रोमी। रोमी को इस हालत में देखकर सबकी हंसी छूट रही थी, पर रोमी कुछ नहीं कर सकता था। उसको दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चूज करनी थी, फ़ोन या फिर ये डांस। अगर उसने डांस नहीं किया तो ये सब उसके डैड से शिकायत कर देंगे और उसके डैड उससे फ़ोन ले लेंगे। इसी के साथ दिव्या अपने सामने रखे रिमोट को उठाती है और बटन दबा देती है। इसी के साथ सॉन्ग प्ले होता है, जलेबी बाई, हाँ जलेबी बाई। और सॉन्ग के साथ हाथ रोमी चुनरी पकड़े ठुमके मार रहा था। उसके ठुमके देखकर सच में बाकी सबकी हंस हालत खराब हो रही थी। सॉन्ग बंद होते ही सब और जोर से हंसने लगे थे।
मतलब कि मेरी एक और छोटी बहन है, बोलते हुए राज हंस रहा था और उसकी बात सुन सब हंसे जा रहे थे। और राज की ये बात सुनकर रोमी अपना मुंह बनाकर बोलता है, हंस लो जितना हंसना है, मैं तुम सब से चुन चुनकर बदला लूंगा। ऐसे ही सब बातें करते हुए हंस रहे थे, खेल रहे थे। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। सुभाष जी और सतीश जी ऑफिस से आ चुके थे। फिलहाल वो लोग फ्रेश हो रहे थे और फ्रेश होने के बाद हॉल में आने वाले थे। बच्चे तो सुभाष जी और सतीश जी के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। तभी राज बोलता है, देवांश तुझे लगता है डैड मान जाएंगे? उनको मानना पड़ेगा ही, आखिर वो भी तो नील को जानते हैं। नील अच्छा लड़का है और हमारी सारी फैमिली उससे अटैच्ड है। डैड कुछ तो कहेंगे ही, लेट्स सी। बोलते हुए देवांश की नजरें सीढ़ियों की तरफ थी। तभी सतीश जी आ जाते हैं और उनके आने के बाद ही वहां सुभाष जी भी आ जाते हैं। अभी दादू दादी, सुभाष जी, अंजलि जी, रोमी, राज, बाकी दिव्या, देवांश सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। वो डैड एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी है, कहते हुए देवांश सुभाष जी को बिना किसी भाव के देख रहा था और बाकी सब देवांश और सुभाष जी को देख रहे थे। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या कहना है आप सब बच्चों को? बोलते हुए सुभाष जी एक नज़र सभी बच्चों को देखते हैं, फिर देवांश की तरफ अपनी नजरें कर लेते हैं। देवांश, वो एक्चुअली बात यह है कि नील को उसके चाचा चाची ने घर से निकल जाने को बोला है। वो चाहते हैं कि नील किसी गवर्नमेंट हॉस्टल में रहे और गवर्नमेंट स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई करे। आप जानते हैं डैड कि नील हमारा अच्छा दोस्त है। हम नहीं चाहते कि वो हमें और हमारे स्कूल को छोड़कर जाए, तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? सुभाष जी कुछ सोचते हुए बोलते हैं, बेटा क्या नील के चाचू चाची के रवैया नील के प्रति अच्छा नहीं है? अगर ऐसा है तो नील हमारे पैलेस में रह सकता है और दिल्ली पब्लिक स्कूल हमारा अपना स्कूल है, तो वो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के स्कूल में पढ़ सकता है। हमें क्यों प्रॉब्लम होगी? तभी सतीश जी बोलते हैं, हाँ, और नील तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसको रायचंद पैलेस आने के लिए कह दो। अंजलि जी और दादी जी खुश हो जाती हैं कि उनके घर एक और रौनक आ जाएगी। अपने डैड और दादू का फैसला सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए थे। फिर ऐसे ही सब बातें करते हुए डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगला दिन आफ्टरनून 12 बजे। आज संडे था और सभी घर वाले घर पर ही थे। नील रायचंद पैलेस शिफ्ट हो चुका था और नील को भी बाकी बच्चों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम दिया गया था। सभी बच्चे बहुत खुश थे कि वही हुआ जो वो चाहते थे। अगले दिन गुंजन और सुहान भी वापस दिल्ली आने वाले थे। उनका ग्रुप में मैसेज आया था, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, पर किस्मत चाहती है कुछ और ही। अगला दिन रायचंद पैलेस। सारी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और अभी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सतीश जी और सुभाष जी अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। आज सभी जल्दी स्कूल मिलने वाले थे। दिव्या, देवांश, सुहान, गुंजन, राज, नील, पाखी और रोमी। कुछ देर बाद सब लोग इस वक्त स्कूल के गार्डन एरिया में बैठे थे। यह सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं स्कूल एनुअल फंक्शन के बारे में बात करने के लिए, जो कि अगले हफ्ते है। सब लोग चुप बैठे थे, एकदम शांति थी और इस शांति को तोड़ते हुए पाखी बोलती है, यार इस बार एनुअल फंक्शन में क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रखा हुआ था। तभी रोमी बोलता है, यार बाकी की बातें बाद में करते हैं, पहले चलो ना कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अबे यार हम सब अभी घर से आए हैं और हम सब ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया है, कितनी भूख लगती है तुझे, कहते हुए राज ने रोमी के सिर पर हल्की सी चपत लगाई। रोमी अपने सिर को सहलाते हुए बोला, यार मार क्यों रहा है, मुझे पता है कि हम सब ने थोड़ी देर पहले खाना खाया है, पर क्या करूं अगर मुझे दोबारा भूख लग गई तो। यार इनकी बातें इतनी बेकार क्यों होती हैं? तुम लोगों को पता है हम जल्दी किस लिए इकट्ठा हुए हैं? एनुअल फंक्शन के लिए हम इस बार क्या करें, और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें अभी ही इसके बारे में फाइनल करना होगा, बिकॉज थोड़ी देर में हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। लिसन, अगर किसी को कोई आइडिया नहीं देना तो जाओ यहाँ से, तुम बॉयज किसी काम के नहीं हो, कहते हुए दिव्या के फेस पे सीरियसनेस थी। दिव्या की बात सुनकर सब एकदम सीरियस हो गए थे और इस बार एनुअल फंक्शन पर क्या करना है के बारे में सोच रहे थे।
तभी गुंजन बोलती है, हे लिसन, क्यों ना हम सब ग्रुप डांस करें। गुंजन के बाद पाखी बोलती है, नहीं यार डांस नहीं, क्यों ना हम सब रामलीला का नाटक प्ले करें। पाखी का आइडिया सबको अच्छा लगता है और सब रामलीला का नाटक प्ले करेंगे, यही फाइनल करते हैं। तो डन, हम रामलीला का शो प्ले करेंगे। अभी हम चलकर क्लासेस अटेंड करते हैं और शाम को सब लोग रायचंद पैलेस में मिलते हैं। बोलते हुए देवांश अपनी जगह से उठ जाता है। देवांश की बात सुन सब एक साथ सिरहा हिला में हिला देते हैं और अपनी अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ जाते हैं। रोमी अपनी क्लास में जाता है। सुहान, दिव्या और पाखी अपनी क्लास में जाते हैं। देवांश, राज और गुंजन अपनी क्लास की ओर चले जाते हैं। सब लोग अपनी क्लासेस में जाकर अपने लेक्चर अटेंड करते हैं और स्कूल खत्म होते ही घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर सब पहले फ्रेश होते हैं, फिर लंच करने के बाद अपने रूम में रेस्ट करते हैं, क्योंकि शाम को सब पैलेस में मिलकर अपने प्ले के बारे में डिस्कस करने वाले थे। शाम का वक्त 4 बजे। देवांश, दिव्या, पाखी, नील, राज और रोमी सब अपने अपने रूम में थे कि सुहान और गुंजन पैलेस में आ जाते हैं। सुहान और गुंजन जब पैलेस आए तो हॉल ही में मौजूद एक मेड से बोला कि वो अपने फ्रेंड्स से मिलने आए हैं, तो वो मेड उन दोनों को ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि सभी बच्चे तो ऊपर ही, आप भी ऊपर चले जाओ। गुंजन और सुहान जाकर बाकी सबको भी बुलाते हैं तो सब लोग प्लेरूम में आ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं और मेड उनके लिए खाने पीने की सब चीजें लाई जो कि बच्चों को पसंद है। सब लोग खाना भी खा रहे थे और डिस्कशन भी कर रहे थे। ऐसे ही वो लोग रोज मिलते और रिहर्सल करते थे। आफ्टर 1 वीक, आज इन सब की परफॉर्मेंस है तो घर के सभी बड़े भी स्कूल आए हुए थे बच्चों का प्ले देखने, जैसे कि सुहान के मॉम डैड और दिव्या, देवांश, नील, रोमी, राज, पाखी के घर से सतीश जी, कृष्णा जी, अंजलि जी और सुभाष जी आए हुए थे। गुंजन के मॉम डैड नहीं आए थे क्योंकि वो रायचंदस के सामने नहीं आना चाहते थे जब तक उनका मकसद पूरा ना हो जाए। स्टेज पर बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चल रही थी। कोई गाना गा रहा था, कोई सोलो डांस कर था और कोई ग्रुप डांस। किसी ने रोमियो जूलियट का रोल प्ले किया तो किसी ने हीर रांझा का। इन परफॉर्मेंस के बाद आती है दिव्या, देवांश, नील, पाखी, सुहान, रोमी और राज के परफॉर्मेंस की बारी। स्टेज पर रेड कलर का पर्दा लगा था जो कि अगले ही कुछ पलों में उठ जाता है और समाने दिखाई देते हैं पाखी, गुंजन, नील, सुहान और रोमी जिनके हाथों में फूल थे और वो फूलों को ऊपर की ओर गिरा रहे थे, साथ ही बोल रहे थे सिया पर रामचंद्रा की जय। उनके यह कहते ही सामने से दिव्या और देवांश, राज आते हैं। दिव्या ने ऑरेंज कलर की सीता माता की ड्रेस अप कर रखी थी और देवांश दिव्या के साथ साथ चलते हुए आ रहा था। उसने भी ऑरेंज कलर का श्री रामचंद्र का ड्रेस अप किया हुआ था। उनके साथ लक्ष्मण का रोल प्ले करते हुए राज आ रहा था। ये व्यू देखकर सबके चेहरों पर खुशी आ गई थी और बच्चे आगे का रोल प्ले करने लगते हैं। प्ले खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। सबको ये रोल बहुत अच्छा लगा था। दिव्या और देवांश और उनके साथ उनका पूरा ग्रुप जिसमें है पाखी, देवांश, नील, गुंजन, सुहान, राज और रोमी, सब मिलके रामलीला का नाटक कर रहे हैं। दिव्या और देवांश का प्ले सबको अच्छा लगता है क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स का ऐसा धार्मिक प्ले नहीं था। इस प्ले को सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। करीब 30 मिनट बाद प्ले खत्म होता है और ये प्ले खत्म होते ही सब जजेस अपनी जगह पर खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। साथ ही सारी ऑडियंस भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और सब लोग जोर से शाउट करने लगते हैं। प्ले खत्म होते ही पर्दा नीचे गिर जाता है और दिव्या, देवांश, नील, पाखी, सुहान, गुंजन और रोमी ये सब बैक स्टेज पर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में पर्दा ऊपर होता है और होस्ट आता है और वो बोलता है, वाह वाह, क्या रोल प्ले था, मजा आ गया। वैसे आज सब बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए अब बारी है प्राइज देने की। मैं जजेस से कहना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और आज के विनर को प्राइज दे। कहते हुए होस्ट जजेस का वेलकम करता है। अब तक सारे बच्चे जिन्होंने भी परफॉर्म किया था वो सब स्टेज के पास चेयर्स पर बैठे हुए थे। जजेस स्टेज पर आते हैं और उनमें से एक लेडी जज बोलती है, हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट जैसे कि विनर कोई एक ही हो सकता है तो हमें किसी एक स्टूडेंट को या फिर एक ग्रुप को प्राइज देना पड़ेगा। तो अब बारी है विनर अनाउंसमेंट की। एक जज के यह कहते दूसरे जजेस विनर का नाम लेते हैं।
तो आज के विनर है देवांश एंड ग्रुप। जज के ये कहते ही वहां पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और सब लोग शाउट करने लगते हैं। दिव्या और उनका ग्रुप तो बेहद खुश था। दिव्या खुशी के मारे देवांश के गले लग जाती है। दिव्या का यूं देवांश के गले लगना देवांश के दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। दिव्या बहुत खुश थी और उसकी खुशी देख देवांश भी मुस्कुरा देता है। देवांश को इस प्ले में खास कोई मतलब नहीं था, पर सिर्फ दिव्या की खुशी के लिए देवांश ने पार्टिसिपेट किया और साथ ही अपना बेस्ट दिया। तभी तो सभी की मेहनत रंग लाई। गाइस, मुझे तो स्कूल फंक्शन बहुत पसंद है। मेरे स्कूल में जब भी कोई भी फंक्शन होता था तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। जजेस सारे ग्रुप को स्टेज पर बुलाते हैं तो पाखी, राज, दिव्या, देवांश, सुहान, गुंजन, नील और रोमी सब लोग स्टेज पर जाते हैं तो जजेस उनको एक 50K के चेक के साथ साथ गोल्डन कलर की ट्रॉफी देते हैं। इसके साथ ही एक ग्रुप फोटो होती है जजेस के साथ। यह दिल्ली का सबसे बड़ा और नामी स्कूल है, इसलिए यहाँ हमेशा से हर साल एनुअल फंक्शन होता है ताकि बच्चे स्टडी के साथ साथ अपनी दूसरी एक्टिविटीज भी कर सके। चेक और ट्रॉफी लेकर सब स्टेज से नीचे उतर जाते हैं तो इसके बाद लंच का टाइम था और स्कूल में लंच की सारी तैयारी की हुई थी ताकि फंक्शन खत्म होते ही बच्चे और उनके पेरेंट्स लंच कर सके। भले ही यह स्कूल रायचंद्स का था, पर सुभाष जी और सतीश जी यहाँ के लिए सिर्फ नाम के ओनर थे। उन्होंने प्रिंसिपल और मैनेजर के हाथ में पूरा स्कूल सौंपा हुआ था। लंच होने के बाद देवांश और बाकी सब अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। अब तक उन सब ने अपनी ड्रेसेज भी चेंज कर ली थी। देवांश, दिव्या, रोमी, राज, पाखी, सुहान, गुंजन और नील अपने पेरेंट्स के पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत खुश थे। तभी सतीश जी सभी बच्चों को देखते हुए बोलते हैं, वाह बच्चों, बहुत अच्छा प्ले किया तुम सब ने। तभी दादी जी भी बोलती है, हमें तो नाज है तुम सब पर, इतनी कम उम्र में तुम सब इतना अच्छा एक्ट करोगे हमने ये नहीं सोचा था। तो सुभाष जी, अंजलि जी, सौम्या और सोमांश दादाजी और दादी जी की बात में हाँ मिलाते हुए बच्चों के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। अपने पेरेंट्स और दादाजी दादी जी की बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए थे। इन सभी बच्चों की मुस्कान इनके होठों से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद अब सब लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही समय में गुंजन और सुहान के पेरेंट्स सौम्या और सोमांश के साथ अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। उधर बाकी सब भी रायचंद पैलेस पहुंच चुके थे। अब तक शाम के 4 बज चुके थे, इसलिए सभी अपने अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होते हैं। फिर शाम की चाय के लिए हॉल में मिलते हैं। ऐसे ही चलता रहा। इन सब बच्चों का बचपन बहुत अच्छा चल रहा था। सब ने अपनी स्टडी की और अपनी लाइफ को अच्छे से जिया। देखते ही देखते इनका बचपन खत्म हो चुका और अब सबकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अब कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और साल बीत जाते हैं। अब कहानी 10 साल आगे आ चुकी है, कुछ नए ट्विस्ट के साथ और रोमांच के साथ। 10 साल बाद जयपुर के एक बड़े से सफेद रंग के महल जैसे घर में कुछ लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी उनमें से जानकी जी बोलती है, आखिर वो समय आ ही गया जिसका हमें इतने सालों से इंतजार था। एक बार बस सुहान उस दिव्या से शादी कर ले तो हमारी प्रॉपर्टी, जिसके लिए हमने इतने पापड़ बेले हैं, वो हमारे नाम हो जाएगी। उनकी बात सुनकर हितेश जी बोलते हैं, हाँ सही कह रही हो तुम। तभी सौम्या बोलती है, दीदी शादी के बाद भी मैं तो दिव्या को अपनी बहू बनाकर रखूंगी। मैं दिव्या से बहुत बार मिली हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है। तभी जानकी जी बोलती है, प्यारी माई फुट, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो हमारी प्रॉपर्टी चाहिए। शादी के बाद प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, उसके बाद तुम उसके साथ कुछ मर्जी करो, मुझे कोई भी मतलब नहीं है, ना ही हितेश को इससे कोई मतलब है। सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे, पर सोमांश बहुत शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ गहरी बात सोच रहा हो। सोमांश को ऐसे शांत देख हितेश बोलते हैं, सोमांश क्या बात है, तुम बहुत शांत हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हितेश की बात सुनकर सब सोमांश को देखने लगते हैं। यहाँ ये चारों ही थे, जानकी, हितेश, सौम्या और सोमांश। सोमांश सबकी नज़र खुद पर महसूस कर गहरी सांस लेता है और बोलता है, मुझे आप सब से एक बात कहनी है। उसकी बात सुन सब सोमांश को कंफ्यूज होकर देख रहे थे कि ऐसी भी क्या बात हो सकती है।
तभी सोमांश सबकी कंफ्यूज नज़र को समझते हुए बोलता है, एक्चुअली बात यह है कि दीदी आपके और जीजू के प्लान के अकॉर्डिंग सुहान को दिव्या से प्यार होना चाहिए था, ताकि सुहान और दिव्या की शादी हो सके और दिव्या के नाम जो सिंघानिया की प्रॉपर्टी है वो आप सुहान के नाम हो जाए, फिर सुहान से आप प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती। पर क्या सोमांश, क्या बात है, सही सही बताओ, जानकी जी ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा। पर दीदी ऐसा नहीं हुआ, सुहान दिव्या से नहीं पाखी से प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है पाखी के लिए प्यार, फिक्र सब देखा है, कहते हुए सोमांश जानकी जी की तरफ देख रहा था। सोमांश की बात सुनकर जानकी जी ने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बांध ली थी, उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। सोमांश की बात सुनकर हितेश जी बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? नहीं, हमारा प्लान खराब नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा सोमांश, याद रखना। सिंघानिया महल में टेंशन का माहौल बना हुआ था। तभी जानकी जी कुछ सोचते हुए बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा ताकि कैसे भी करके वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। ऐसा कहते हुए जानकी जी कुछ देर और सींचती हैं, फिर बोलती है, सोमांश एक काम करो, मेरे पास एक प्लान है और ये प्लान खराब नहीं होना चाहिए, याद रखना। तभी सोमांश और हितेश जी, सौम्या कन्फ्यूजन भरे भाव से जानकी जी के तरफ देखते हैं। जानकी जी उनकी कन्फ्यूजन समझकर सोमांश, सौम्या और हितेश जी को अपना प्लान बताने लगती हैं। उनकी बात सुन हितेश जी तो खुश हो गए थे। तभी सोमांश बोलता है, दीदी पर ये गलत तो नहीं होगा ना? हितेश जी सोमांश की बात पर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, प्यार और जंग में सब सही होता है, तुम बस दिल्ली में पार्टी की तैयारी करो। एक हफ्ते बाद गुंजन का बर्थडे है, तो उसके सारे फ्रेंड्स को बुलाओ, और याद रहे सिर्फ फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स नहीं। तभी जानकी जी बोलती हैं, सौम्या, सोमांश अब प्लीज सब कुछ अच्छे से कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं और हितेश भी दिल्ली आएंगे अगले हफ्ते। जानकी जी और हितेश जी की बात सुनकर सौम्या और सोमांश दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। अब वो दोनों वापस दिल्ली जाने वाले थे, क्योंकि उनको अपने अगले प्लान को अंजाम देना था। हालांकि सौम्या और सोमांश को ये आइडिया अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो लोग जानकी और हितेश जी को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो लोग इस प्लान में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ रायचंद पैलेस में सभी लोग अभी कार्स में थे, वो सभी लोग कहीं से वापिस आ रहे थे। दादाजी, दादी जी, सुभाष जी, अंजलि जी, पाखी, दिव्या, राज, नील, गुंजन, सुहान और रोमी सब रायचंद पैलेस आ रहे थे। अब पाखी और दिव्या की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और आज उनकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इनको मिलना था, इसलिए सारा परिवार आज रायचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गए हुए थे। कुछ देर बाद कुछ गाड़ियां रायचंद पैलेस के बाहर रुकती हैं। पहली कार में से दादाजी, दादी जी बाहर आते हैं और दूसरी कार में से सतीश जी और अंजलि जी बाहर आती है और तीसरी कार में से राज, रोमी, सुहान और नील बाहर आते हैं और आखिरी कार में से पाखी, दिव्या और गुंजन बाहर आते हैं। गुंजन और सुहान भी ज्यादातर रायचंद पैलेस ही रहते थे, क्योंकि उनके मॉम डैड को अपने काम के लिए यहाँ से वहाँ आना जाना पड़ता था, इसलिए जब भी वो दोनों कहीं जाते थे तो सुहान और गुंजन रायचंद पैलेस आ जाते थे।